नमस्कार सब, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास के साथ। दोस्तों, कल हमने भारतीय जो हमारी जो मध्यकालीन भारत है उसके हमने सांस्कृतिक विरासत के बारे में, सांस्कृतिक विकास के बारे में हमने कल इसके पार्ट 1 को देखा था। आज हम इसके पार्ट 2 को देखेंगे और इसके साथ ही उम्मीद करेंगे कि चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाए, क्योंकि ये अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा चैप्टर है हमारे पास। इसमें हमें मध्यकालीन भारत के धर्म, भाषा, चित्रकला, संगीत और वास्तुकला के बारे में हमें जानने को मिला है। यानी कि ये एकलौता ऐसा चैप्टर है जिसमें हमें लगभग 5 चैप्टर के गुण इसी चैप्टर में देखने को मिलते हैं। इसीलिए ये चैप्टर अपने आप में काफी विस्तृत और काफी विस्तारित है। ठीक है दोस्तों, तो हमने इसका पार्ट 1 खत्म कर दिया। पार्ट 1 नहीं देखा है तो क्या है, और उसको विस्तार से देखें। ठीक है, क्योंकि हमने पार्ट 1 के अंदर में धर्म की सारी धार्मिक चीजों को हमने कर लिया था। आज हम इसके उसके आगे के विषयों को फिर जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सिलेबस है। सिलेबस हमने कल भी देख लिया था, एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आज ही के बाद ही हमारा मध्यकालीन भारत पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ये चैप्टर 14 है, कल्चरल डेवलपमेंट इन मिडिल ईस्ट के बारे में, मिडिवल इंडिया के बारे में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे भारत के साहित्य, मतलब मध्यकालीन भारत के साहित्य और भाषाओं के बारे में, कि किस प्रकार के उस टाइम पे साहित्य थे और किस प्रकार के उस टाइम पे भाषा में परिवर्तन में देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं संस्कृत के बारे में। देखिए, मध्यकालीन भाषा में क्या, मध्यकालीन भारत में सबसे पहले जो नई भाषा हुई थी, नया कार्य हुआ था, वो होता है कि नई भाषाओं का विकास हुआ था। मध्यकालीन भारत में नई भाषाओं का विकास हुआ था, जैसा कि मैंने बताया था। दिल्ली सल्तनत के साथ ही फारसियों की जो संख्या थी, संरक्षण था, वो बढ़ गया अचानक से। ठीक है, जैसे दिल्ली सल्तनत हुआ, फारसियों का संरक्षण बढ़ गया, यानी फारसी भाषा का दिल्ली सल्तनत में संरक्षण बढ़ गया। और जो संस्कृति का जो संरक्षण था, संस्कृत भाषा का जो संरक्षण था शाही युग में, जैसे कि हमें गुप्त काल में देखने को मिलता है, इसमें अचानक से कमी आ गई और कमी क्या, एक हिसाब से खत्म ही हो गया। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में, जो दिल्ली सल्तनत सबसे बड़ा सल्तनत था उस समय पे, यानी कि सबसे बड़ा राज्य था, जिसकी राजधानी बहुत बड़ी थी। ठीक है, एक हिसाब से देश का आधा हिस्सा था। तो ये आधा हिस्सा जो था, इसमें फारसी का प्रभुत्व बढ़ गया और जो संस्कृत था इसका प्रभुत्व घट गया। परिणाम स्वरूप संस्कृति का जो गिरावट आई, संस्कृति की शक्तियों में गिरावट आने लग गई। ठीक है, एज ए भाषा वो प्रशासनिक के रूप में उपयोग नहीं होने लग गया। ठीक है, लेकिन क्या ये हमेशा के लिए टल गया? तो ऐसा नहीं था। जो मध्यकालीन भारत तो उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत में भले ही ये भाषा टल गई हो, लेकिन जो क्षेत्रीय राज्य थे उनमें ये भाषा विद्यमान हुआ करती थी। ठीक है, तो शाही संरक्षण जो था दिल्ली सल्तनत में उसको कम मिला। ठीक है, एक हिसाब से खत्म हो गया, लेकिन क्षेत्रीय जो संरक्षण था, क्षेत्रीय संरक्षण उनके द्वारा इसे मिलने लग गया। जैसे कि सबसे पहले थे हेमचंद्र और चैतन्य जी। ये दो महान व्यक्ति थे जिनको संस्कृति का मतलब संरक्षण प्राप्त हो गया। ठीक है, इन्हें संरक्षण प्राप्त हुआ। अच्छा, नई लेखन शैली का इस टाइम पे जब विकास हुआ था, इसको कहते थे चंपू शैली। ठीक है, संस्कृत भाषा में था ये चंपू शैली। इसमें क्या होता था, इसमें ये एक प्रकार का वो शैली थी जिसमें कि हम गद्य और पद दोनों भाषाओं में, यानी कि हम एक तरह से काव्य भी और लिखित रूप में भी, जैसे कि हम कविता पढ़ते हैं और कहानी पढ़ते हैं, तो जो कविता पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं गद्य, और जो हम कहानी पढ़ते हैं सॉरी, जो कविता पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं पद, और जो कहानी हम लिखते हैं उसे कहते हैं गद्य। तो गद्य और पद दोनों रूपों में संस्कृति का विकास हुआ इसी काल में। ठीक है, ठीक है, समझ गया। इसी काल में हमें चंपू शैली का विकास देखने को मिलता है। ठीक है, राजपूत के टाइम पे, राजपूत ने सबसे पहले क्या किया, राजपूताना जो था हमारा पूरा राजस्थान, इसमें क्या हुआ, हम्पी महाकाव्य, ठीक है, इसको संरक्षण मिला, मतलब इनको लिखा गया। ठीक है, हम्पी महाकाव्य को लिखा गया। ठीक है, आगे चलते हैं। जो गुजरात के शासक थे, ठीक है, ये पहले सुल्तान थे, गुजरात के शासक सुल्तान थे मोहम्मद बेग। ठीक है, इनके दरबारी कवि थे उदयराज। ठीक है, मोहम्मद बेग थे इनके दरबारी कवि, उदयराज थे। ठीक है, इनके द्वारा जीवन, इनकी जो जीवनी थी, मतलब किसकी, सुल्तान की। ठीक है, इसके बारे में इन्होंने लिखा। किसमें इन्होंने लिखा? ठीक है, राज विनोद नाम की इन्होंने एक महाकाव्य लिखा जिसमें उन्होंने जीवनी लिखी। ठीक है, इसी बीच में क्या होता है, कलहन की जो रजत रंगनी थी इसके बारे में लिखा गया। कलहन व्यक्ति है, इन्होंने रजत रंगनी की किताब लिखी थी जिसमें कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। ठीक है, इसी के जो रजत रंगनी है इसके 3 पार्ट बने थे। दूसरा पार्ट बना था रोजाराम ने, ठीक है, जोनाराम ने दूसरा पार्ट लिखा था, और श्रीवन ने इसका तीसरा पार्ट लिखा था। ठीक है, समझ गया कि जो रजत रंगनी है उसमें कश्मीर का इतिहास है, और ये पहली किताब है जिसमें भारत की जो संस्कृति है उसके बारे में, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के बारे में लिखा गया है। ठीक है, मतलब इतिहास का एक क्रमबद्ध तरीके से इतिहास को लिखने का श्रेय जाता है रजत रंगनी को, और ये किताब संस्कृत में लिखी गई है, कल ही इसके पहले लेखक है। ठीक है, इतना इतिहास, इसका इतना ज्ञान इसमें काफी होगा। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, जब कलहक नहीं लिख लिया गया तो और महत्वपूर्ण कई सारे और भी लेखक थे जिनका वहां पे विकास हुआ था, जिसमें थे गोविंद दीक्षित। ठीक है, इन्होंने साहित्य सुधार और संगीत सुधार के बारे में लिखा था। ठीक है, अल्प दीक्षित, ठीक है, अल्प दीक्षित भी एक व्यक्ति है बहुत अच्छे, जिनका मैं नाम लिखवा रहा हूँ, अगर इनका नाम यहाँ नहीं लिखा है तो आप इसको लिख लें। ठीक है, अल्प दीक्षित। ठीक है, और दूसरे व्यक्ति का मैंने बताया था गोविंद दीक्षित। ठीक है, तो गोविंद दीक्षित ने 2 किताब लिखी थी, साहित्य सुधार और संगीत सुधार। ठीक है, एक दूसरे थे अल्प दीक्षित ने लिखा था नीलनाथ और चक्र कवि। ठीक है, चक्र कवि एक महान व्यक्ति थे। ठीक है, समझ गया। तो 3 व्यक्ति जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, अल्प दीक्षित, नीलनाथ और चक्रवर्ती, ये 3 महत्वपूर्ण कवि हैं। ठीक है,
और गोविंद दीक्षित जो है उन्होंने किताब लिखी थी साहित्य सुधार के बारे में, साहित्य सुधार और संगीत सुधार की नीतियों के बारे में। ठीक है, समझ गया? आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, देखिए इसके बाद क्या हुआ, हालांकि इन सब के बावजूद भी जो संस्कृति का जो पतन था वो अपने शीर्ष पे बना हुआ था, क्योंकि दिल्ली सल्तनत को शाही संरक्षण नहीं मिला था, जिसके कारण देश का आधा हिस्सा लगभग संस्कृत से दूरी होने लग गया और कई सारे क्षेत्रीय भाषाओं का भी विकास होने लग गया, जिसके कारण जो सांस्कृतिक प्रशासनिक भाषा थी उसमें धीरे धीरे पतन की ओर वो जाने लग गया। ठीक है, समझ गए? और ये इसका इंग्लिश वर्जन है, अगर आप पढ़ना चाहें इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगले टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, संस्कृत के बाद हम बात करते हैं फारसियों के बारे में। फारसी को क्या हुआ, साहित्य संरक्षण प्राप्त हुआ। ठीक है, जो सबसे पहले जो फारसी साहित्य में के विकास में अमीर खुसरो जी का बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, अमीर खुसरो का बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये बहुत प्रमुख नाम है। बलबन के काल में इन्होंने रचना की शुरुआत की थी। किनने? अमीर खुसरो जी ने बलबन के काल में रचना की शुरुआत की थी। बलबन जो दिल्ली सल्तनत के राजा थे उनके काल में रचना की शुरुआत की। अमीर खुसरो जो थे वो कौन थे, देखिए अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया, जैसे हम चिश्ती सिलसिला हमने पहली बार पढ़ा था, इससे पहले का विषय हमने चिश्ती सिलसिला के बारे में पढ़ा था। तो चिश्ती सिलसिला में अलाउद्दीन जो निजामुद्दीन जो औलिया थे ये उनके शिष्य थे, यानी कि ये भी चिश्ती सिलसिले से जुड़े हुए थे। और साथ के साथ साथ ये जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक, इन तीनों के दरबारी में एक दरबारी संरक्षक थे, यानी कि इन तीनों के दरबार में वो कवि के रूप में काम कर रहे थे। ठीक है, किनके? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और गियासुद्दीन तुगलक, इन तीनों के दरबार में वो किसके? अमीर खुसरो साहब इसमें काम करते थे। ठीक है, इन्होंने जो उस टाइम पे काफी सारी किताबें भी लिखी थी। ठीक है, जैसे कि ये लेखक थे सबक हिंद के बारे में, ठीक है, मुल्ला उल अनवर के बारे में, ठीक है, सीनियर खुसरो के बारे में, उसके बाद क्या था, शरीन खुसरो के बारे में, लैला मजनू, आपने ये फिल्म भी देखी होगी लैला मजनू, इनके लेखक अमीर खुसरो साहब ही हैं। ठीक है, आईने सिकंदरी भी उन्होंने लिखी है। ठीक है, तो ये इतने चीजों के ये लेखक भी हैं और वो एक किताब अपने उस समय में काफी प्रसिद्ध किताबें मानी जाती थी। ठीक है, ठीक है, ये सभी रचनाएं अलाउद्दीन खिलजी को समर्पित है। ये सारी जो रचनाएं थी एक प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी जी को समर्पित थी। ठीक है, एक हिसाब से। इसके साथ साथ जो तुगलक वंश के जो थे, तुगलकानामा जो था वो गियासुद्दीन तुगलक की सत्ता तक पहुंचने के बारे में भी उन्होंने लिखा था। ठीक है, अगर हमने इसको नहीं लिखा तो आप लिख लीजिए, यहाँ पे तुगलकनामा लिख लें। ठीक है, कॉमा डाल के। ठीक है, इसके साथ साथ क्या हुआ, जो तुगलक की उसके बाद उन्होंने क्या किया, खजान उल फतेह नाम का भी इन्होंने एक किताब लिखी थी। ठीक है, जो अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण विजय के बारे में बताता है। क्या नाम है? खजान उल फतेह। ठीक है, खजाए उल फतेह। ठीक है, आपको लिखना है खजान उल फतेह के बारे में भी उन्होंने लिखा था। ठीक है, इसकी जो अन्य कवियां थी वो निजामुद्दीन हुसैन, ये भी एक अच्छे व्यक्ति हैं जिनको उस समय पे काफी विस्तृत जानकारी मिली थी, लेकिन अमीर खुसरो की तरह इनको इनका नाम नहीं लिया गया था। क्या नाम था उनका? निजामुद्दीन हसन। निजामुद्दीन हसन जो था ये भी एक कवि थे, लेकिन दिल्ली दरबार के अंदर, लेकिन इन्हें अमीर खुसरो की तरह प्रसिद्धि हासिल नहीं हुई थी। ठीक है, समझ गए? अब देखिए दिल्ली सल्तनत के काल में क्या होता, साहित्य की कुछ विशेषताएं भी थी। विशेषता थी दरबार का। ठीक है, दरबार का ऐतिहासिक लेखन का वर्णन यहीं से मिलता है। देखिए पहली बार देश के अंदर में अगर दरबार में कोई ऐतिहासिक वर्णन अगर मिलता है ना, तो वो दिल्ली सल्तनत के काल से मिलता है। इससे पहले जो जितने भी राजा हुआ करते थे वो अपना ऐतिहासिक वर्णन नहीं लिखते थे कि हमारे बाद सत्ता में कौन बैठेगा या हमारे बाद सत्ता में कौन बैठेगा। इसके लिए क्या होता है कि जो प्राचीन भारत होता है ना, उसमें हमें इतिहास में विभिन्नताएं देखने को मिलती है, हमें दूसरे स्रोतों के माध्यम से हमें चर्चाएं करने को मिलता है, जबकि राज्य के कोई विशेष सोर्स नहीं होता जिसपे हम ट्रस्ट कर सके, पूरी तरीके से विश्वास कर सके। इसीलिए हमें मध्यकालीन भारत में हमें एक राज्य का एक विस्तृत स्रोत मिलता है, जो कि राज्य के अंदर द्वारा ही, यानी कि राज्य के द्वारा ही राज्य के बारे में लिखा जाता है। ठीक है, तो हमें इसलिए ऐतिहासिक वर्णन जो होता है, ऐतिहासिक लिखित वर्णन, ये हमें मध्यकालीन भारत में हमें बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें हमें जानने को मिलता है मिनाज उद सिराज के बारे में। ठीक है, जिन्होंने तबकी नासिर लिखी थी। ठीक है, जिसमें बहुत अच्छी किताब लिखी है। ठीक है, हमें इस्लामी के बारे में मिलता है, इन्होंने भी फतेह उल सुल्तानी के बारे में लिखा था। हम फिरोज शाह तुगलक, ये भी एक शासक थे, इन्होंने भी किताब लिखी थी इन्होंने लिखी भी किताब लिखी थी फिरोज शाह तुगलक ने, जिसे कहते थे फतेह फिरोज शाही। ठीक है, फतेह ए फिरोज शाही। ठीक है, वर्णी भी थे, वर्णी उस समय पे कवि हुआ करते थे, मतलब बहुत अच्छे लेखक हुआ करते थे। इन्होंने किताब लिखी थी तारीख फिरोज शाही और फतवा जहांगीरी। ठीक है, तो ये भी इनकी दो किताब थी। क्या क्या किताब थी लिखने से? तारीख फिरोज शाही और फतवा जहांगीरी। ठीक है, ये दो किताबें उनकी बहुत विस्तृत किताबें थी। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे मतलब मध्यकालीन भारत में फारसी का अनुवाद करवाया, महाभारत का अनुवाद किया गया था फारसी में, इसको करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, और जो रजत रंगनी थी इसका सिकंदर लोदी ने इसको करवाया था। समझ गए? तो दो महत्वपूर्ण जो किताबें थी, यानी कि महाभारत फिरोज शाह तुगलक और रजत रंगनी सिकंदरी ने ये करवाए थे। ये दोनों संस्कृत की किताबें थी और इसका फारसी में अनुवाद करवाया गया था। ठीक है, इसके बाद हमारे पास मिलता है बाबरनामा के बारे में। बाबरनामा जो थे, बाबर के द्वारा खुद की किताब लिखी गई थी, खुद बाबर ने उस किताब को लिखा था। ये किताब तुर्की भाषा में थी।
ये किताब तुर्की भाषा में थी। इसको अब्दुल रहीम खान, इन्होंने ये अकबरकालीन कवि थे, अकबर के दरबार में रहते थे और ये बहुत अच्छे लेखक थे। इन्होंने ये किताब लिखी थी, ठीक है। अब्दुल रहीम खान ने इन्होंने ये किताब इसको फारसी में अनुवाद किया था, बाबरनामा, ठीक है, अब्दुल रहीम खान जी ने, ठीक है। उसके बाद था अलीकुल सेलम, ठीक है, और अब्दुल तालिब, ये दोनों ही शाहजहां के दरबार में थे। ये भी एक अच्छे खासे विचारक माने जाते हैं, ठीक है। अब्दुल फजल जी का नाम आपने सुना होगा, इन्होंने अकबरनामा लिखा था। अकबरनामा के जिसमें अकबर के बारे में पूरा इतिहास लिखा गया है, ठीक है। इसी के साथ साथ हमें दक्षिण भारत में भी सबसे पहले हमें फारसी भाषा के विस्तार के बारे में चर्चा मिलती है, जो हमें बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह के बारे में मिलता है, ठीक है। इनके दरबार में दो महान कवि हुआ करते थे, लेखक हुआ करते थे, जिनका नाम था मलिक होमी और मुल्ला चुल्ही, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, आप इसको देख सकते हैं। अब हम क्षेत्रीय भाषाओं के ऊपर जाते हैं, ठीक है। क्षेत्रीय भाषा भी बहुत महत्वपूर्ण रखती है। देखिए क्या हुआ था, क्षेत्रीय भाषा को उदय अचानक से कैसे हुआ। देखिए 7वीं और 8वीं शताब्दी में प्राकृतिक जो भाषा थी, ठीक है, आपको पता होगा संस्कृत एक जो थी राजकीय भाषा थी और प्रकृति क्या थी, आम जन की भाषा थी। तो जो प्राकृतिक भाषा हुआ करती थी ना, इसके साथ क्या हुआ, अचानक से परिवर्तन होने लगे, समझ परिवर्तन होने लगे, ठीक है। प्राकृतिक भाषा में क्या हुआ, अचानक से हमें एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। तो दोस्तों आज जानते हैं, ठीक है दोस्तों, कि जब 7वीं और 8वीं शताब्दी में हमने बताया आपको कि संस्कृत भाषा जो थी, संस्कृत भाषा वो पहले प्रशासन की भाषा हुआ करती थी। उसके बाद क्या हुआ, जो आम लोग आम जन की भाषा थी वो प्रकृति भाषा हुआ करती थी। लेकिन क्या हुआ कि प्रकृति भाषा में ना समय के साथ दूरियां बढ़ने लग गई, ठीक है, और नई नई क्षेत्रीय भाषाओं का जन्म होने लग गया। 14वीं शताब्दी में सबसे पहले मलयालम भाषा जो थी वो एक स्वतंत्र सामने आई, ठीक है। इन भाषाओं के विकास ने, मतलब इन भाषाओं के जो क्षेत्रीय विकास थे, इनके विकासों को महत्व दिया, ठीक है। और जो फारसी का तो बना ही रहा, ठीक है। लेकिन भक्ति आंदोलन के दौरान क्या हुआ कि नई नई भाषाओं का भी विकास हुआ। समझ गया आप, देखिए 2 पॉइंट समझ पहले। देखिए क्या हुआ, फारसी जो संस्कृत जो था अपना प्रभुत्व खो चुका था, क्षेत्रीय भाषाओं का धीरे धीरे उदय हो रहा था। जो फारसी भाषा थी वो प्रशासन की भाषा बन चुकी थी, ठीक है। लेकिन आम जन की जो भाषा थी उसका भी तो विकास होना था। इसी बीच क्या होता है कि जो भक्ति आंदोलन शुरू होता है ना, भक्ति आंदोलन के दौरान नई नई भाषाओं का विकास होता है, जिसके हर एक कोने में नई नई भाषाओं का जन्म होता है। तो ये भक्ति आंदोलन क्या था मैं भी समझाऊंगा, वो आपको पिछली क्लास में बता दिया हमने कि भक्ति आंदोलन क्या था। अगर आपने नहीं देखा तो उसे जाके देख सकते हैं। तो भक्ति आंदोलन के दौरान भी कई सारी नई नई भाषाओं का विकास हुआ। उस विकास क्या कहते हैं, आइए हम उसको बात करते हैं हिंदी और उर्दू के बारे में, ठीक है। सबसे पहले बात करें हिंदी और उर्दू के बारे में। यानी कि उर्दू में, उर्दू जो है वो उर्दू फारसी लिपि में है, ठीक है। और सबसे पहले फारसी लिपि है इसकी उर्दू की। और सबसे पहले जो इसका उपयोग किया गया था ना, माना जाता है कि वो तुर्की सैनिक शिविरों में इसका विकास किया गया, ताकि जो इनकी भाषा है वो आम जन तक नहीं पहुंच सके, ठीक है। इनकी जो लिखावट थी, वो लिपि जो थी वो फारसी में थी। और मतलब क्योंकि ये सैनिक तुर्की से थे, तो तुर्की भाषा के शिविर में इसका विकास हुआ था। और अमीर खुसरो का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ठीक है। बस इतना इतना इंपॉर्टेंट है कि ये इसका विकास कहाँ हुआ, इसकी लिपि जो है वो फारसी है, इसका विकास जो है वो तुर्की शिविर में हुआ था। और अमीर खुसरो का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। हम इसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे कि अमीर खुसरो का किस तरीके से योगदान रहा है। तो ठीक है, आगे चलते हैं हिंदी के बारे में। हिंदी जो था वो ना प्रभुत्व खो चुका था, लेकिन अब भी राजपूताना जो थी यानी कि राजस्थान में, इसका एक महत्वपूर्ण प्रयोग में देखने को मिलता है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं चंद्र बरदाई के बारे में। इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा था, जिसमें हमें पृथ्वीराज के बारे में, उनकी सारी जीवनी के बारे में पता चलता है, ठीक है। इसके बाद उन्होंने लिखा था बीस लादेन रासो, ठीक है, हमीम रासो, ठीक है। ये किसने लिखा, चंद्र बरदाई के द्वारा ये किताबें लिखी गई हैं, ठीक है। कबीर ने एक बहुत अच्छी श्रृंखला के बारे में लिखी थी। कबीर ने एक उलटबासी श्रेणी यहाँ पे लाए थे, ठीक है। कबीर सबसे पहले ये कह रहे थे उलटबासी श्रेणी, ठीक है, कबीर के द्वारा ये लाया गया था, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके अतिरिक्त और भी कई तरह के श्रेणी देखने को मिलता है, जैसे कि संत तुलसीदास, ठीक है, हिंदी भाषा की बात कर रहा हूँ। संत तुलसीदास ये अवधी शैली लेके आते हैं। मीराबाई ये मारवाड़ी शैली की बात करते हैं। सूरदास ये ब्रजभाषा शैली की बात करते हैं। तो देश के अलग अलग भाषाओं, मतलब हिंदी तो थी, ये सभी हिंदी थी, लेकिन हिंदी को बोलने के तरीके भी अलग अलग थे। जैसे कि मीराबाई जो मारवाड़ी शैली के ऊपर बात करती हैं, कुछ लोग इसको राजस्थानी शैली भी कहते हैं। तो राजस्थान के इलाके के आसपास में मीराबाई के द्वारा जो शैली का उपयोग किया जाता था वो मीराबाई शैली कहते हैं। तो मीराबाई ने जितनी अपनी कहानी लिखी है वो इसी शैली में लिखी है। सूरदास जी ने भी जो लिखी है वो ब्रज भाषा में ही लिखी है। तुलसीदास जी ने जो लिखी है वो भी अवधी भाषा में ही रामचरितमानस लिखा है, ठीक है। तो वो उसकी अपनी शैली थी, और जो शैली थी वो वहां के क्षेत्र के आधार पर था, समझ गया। तो इसके लिए फिलहाल में हिंदी में इतना ही इंपॉर्टेंट था। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं बंगला के बारे में, ठीक है। बांग्ला यानी कि बंगाली भाषा के बारे में, ठीक है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि 10वीं और 12वीं शताब्दी में ना
लिखे गए जो लोकगीत थे उसमें इनका जयपद का जो जयपद बंगाली साहित्य है, ठीक है, इसमें सबसे पुराना उदाहरण हमें देखने को मिलता है। जयपद क्या है? जयपद किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये बंगाली साहित्य है जो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखो इस तरीके से इसके ऊपर ऐसे एरो लगा देना और यहाँ लिख देना बंगाली साहित्य, ठीक है। आगे चलते हैं। कविंद्र और श्रीकर्ण, ठीक है, ये दो व्यक्ति हैं जिसका नाम है कविंद्र और दूसरे का व्यक्ति है श्रीकर्ण निधि, ठीक है, श्रीकर्ण निधि, ठीक है, दो व्यक्ति हैं कविंद्र और श्रीकर्ण निधि, ठीक है। इन दोनों व्यक्ति का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये प्रारंभिक रचनाकार थे, ठीक है, और चैतन्य थे, उन्होंने भी भक्ति आंदोलन के दौरान में जो उनके जो भागवत के जो भजन हुआ करते थे ना, इनको इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट दिया और इसको इन्होंने बंगाली भाषा के विकास में काफी महत्वपूर्ण हिस्सा माना, ठीक है। चैतन्य हालांकि जो थे वो भक्ति आंदोलन कर रहे थे, लेकिन वो जातिवादी समाज सुधारक आंदोलन भी इसी के माध्यम से चल रहा था। और ये जो भागवत गीता चल रहा था, इसमें चैतन्य जी ने बंगाली भाषा का जो उपयोग किया, इसमें क्या हुआ, बंगाली भाषा का विकास काफी तेजी से बढ़ने लग गया और उस क्षेत्र में बंगला भाषा का निर्माण काफी तेजी से होने लग गया, ठीक है, समझ गए आप। इसी बीच क्या होता है, ये जो लोचन दास होते हैं ना, ये एक शैली चलाते हैं जिसको कहते हैं धमनी शैली, ठीक है। धमनी शैली का उद्गम यहीं से होता है और सबसे इंपॉर्टेंट किताब जो उस पूरे आसपास के रीजन में होती है बंगाली में, उसे कहते हैं मंगल काव्य, ठीक है, मंगल काव्य, ठीक है, मंगल काव्य। बाद में इसकी काफी लोकप्रियता बढ़ जाती है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण किताब बंगाली भाषा में देखने को मिल जाती है, समझ गए। आगे चलते हैं। हमें बात करते हैं असमी और उड़िया के बारे में, ठीक है। असमी और उड़िया दो अलग अलग भाषाएं होती है। असम के बारे में बता दूं तो असम भी जो है वो भी भक्ति आंदोलन का ही परिणाम है, ठीक है। 13वीं शताब्दी के अंदर क्या होता है कि एक व्यक्ति होते हैं जिसका नाम होता है हेमा सरस्वती, ठीक है। दूसरे व्यक्ति होते हैं पहला चरिता, ठीक है, चलिए व्यक्ति नहीं है, ये किताब का नाम है, ठीक है। हेमास सरस्वती, ठीक है, पहला चरिता और गौरी समयद, ठीक है, ये रचनाएं होती है जो असम भाषा में की पहली रचना मानी जाती है, ठीक है। ये तीनों असम भाषा की पहली रचना मानी जाती है, हेमास सरस्वती, ठीक है, पहला चरिता और गौरी समयद, ठीक है। ये तीनों किताबें हैं जो सबसे पहले तो पहली रचनाएं के रूप में माना जाता है, ठीक है। तो असम साहित्य का जो निर्माण होता है ना, वो भक्ति आंदोलन करना का ही परिणाम है, क्योंकि असम में सबसे पहले शंकराचार्य जी आते हैं और वो वैष्णव धर्म के विकास को लेकर के काफी अच्छे व्यक्तित्व रखते हैं। इनके शिष्य होते हैं, यानी कि इनके जो शिष्य शंकराचार्य के शिष्य होते हैं माधव जी, ठीक है। माधव जी जो होते हैं उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है असम भाषा के विकास में, ठीक है। उन्होंने वीर गीत की रचना की, ठीक है। उन्होंने पुराणों का अनुवाद किया, किसने? माधव जी ने वीर गीतें लिखी ताकि असम भाषा के लोगों को थोड़ी मोटिवेशन मिल सके, उनको अपने कार्य करने में काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति मिल सके। इसके साथ क्या होता है, उन्होंने पुराणों का जो अनुवाद है वो भी असमी भाषा में किया। तो जो शंकराचार्य के शिष्य थे ये माधव जी, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं उड़ीसा भाषा के बारे में। कुछ लोग उसे ओडिशा बोलते हैं, कुछ ओडिशा बोलते हैं, तो ओडिशा भाषा के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सरल दास जो थे ये पहले व्यक्ति रचना है की रचना जो है वो उड़िया भाषा की प्रथम रचना मानी जाती है। सरल दास जो है वो उड़िया भाषा की पहले रचनाकार माने जाते हैं। उन्होंने इस टाइम पे मधुसूदन, ठीक है, भीम, ठीक है, और साध्य जैसे पुराणों का अनुवाद किया गया था। ये जो व्यक्ति थे इन्होंने पुराणों का अनुवाद किया था। और सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है वह शंकर दास जी, जिन्होंने उपसा विलास की उन्होंने रचना की थी। दूसरे व्यक्ति थे कीर्ति, इन्होंने रुक्मामणि की रचना की थी, ठीक है। कीर्तिदास रुक्मामणि की रचना इन्होंने की थी, यानी दो अलग अलग व्यक्ति हैं, ठीक है, या एक व्यक्ति नहीं, ऐसे आप कॉमा डाल दे इसके बीच में, ठीक है। शंकरदास इन्होंने उषा विलासा की अपना की थी और कीर्तिदास इन्होंने रुक्मणी की रचना की थी, ठीक है। तो ये दो व्यक्ति हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम चलते हैं दक्षिण भारत के बारे में। दक्षिण भारत के बारे में बात करूं सबसे पहले है बिलोचपुर, ठीक है। बिलोचपुर एक व्यक्ति है, महत्वपूर्ण विचारक है, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे विचार दिया था, ठीक है। तमिल के बारे में बात करें, तमिल में है हरिदास जी और मनो मरिना वंदन, ठीक है, जो दो व्यक्ति हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। सबसे पहले बता दूं तमिल साहित्य के बारे में। इस तमिल साहित्य में क्या हुआ था कि वैष्णव और शैव धर्म जो थे ना वो आपस में भिड़े हुए थे, ठीक है। तो दोनों अपने अपने विचार रखते थे और इसको प्रसारित करने का कार्य करते थे, ठीक है। इसमें हीरादास और मनोरन बंदर जो थे इनका काफी इंपॉर्टेंट योगदान है। ये जो थे मरेंद्र, इसको आप प्रोनाउंसिएशन ठीक कर लें, ठीक है। ये जो है ये शिव के उपासक होते हैं और हरिदास जो होते हैं वो विष्णु के उपासक होते हैं, ठीक है। दोनों अपने अपने विचारों से तमिल साहित्य को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह की जंग चल रही होती है। दूसरा होता है तमिल में होता है कवि एरापदा, ठीक है, कवि एरा प्रगत, ठीक है। इन्होंने चंपू शैली की स्थापना की थी, जिसके बारे में मैंने बताया था आपको, ठीक है। मध्यकालीन भारत में सबसे पहले चंपू शैली की स्थापना हुई थी। दूसरे थे यहाँ पे तेलुगु में कृष्णदेवराय, ये राजा है विजयनगर के, इन्होंने एक किताब लिखी थी अमुक्त मलियन, ठीक है।
ये किताब है, ठीक है। कन्नड़ भाषा के बारे में बता दें तो शैव, जो वीर शैव जो आंदोलन चल रहा था वहां पे, यानी कि शैव को सबसे पहले भगवान माना जाता है और उनके अलावा और किसी देवता को पूजा नहीं की जाती थी, वो थे वीर शैव, ठीक है। तो ये वीर शैव आंदोलन था, ये शुरू हुआ, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, वीर शैव आंदोलन की जो लोकप्रियता बनाने के लिए, ठीक है, वशन, ये वशन एक व्यक्ति हैं, इन्होंने भी कई सारी की रचना की, इनके और अनुयायियों ने काफी सारी रचनाएं की, और इनको जो होयसल नाम के जो शासक थे, ठीक है, होयसल होयसल शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ, ठीक है, उनके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दूसरे जो व्यक्ति हैं, यह जैन विद्वान सैलभ, ठीक है, जैन विद्वान सैलभ है, इनके भी परिचय के बारे में बहुत विस्तार से लिखा गया। इन्होंने त्रिलोकेश्वर, ठीक है, और भरतवेश्वर चरित्र, इस तरह की 2 किताबें इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण ढंग से लिखी थी, ठीक है। मलयालम के बारे में बात करें तो मलयालम में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं राम पनिकर, ठीक है। राम पनिकर ने भारत गाथा, सावित्री और महात्माएं, ये 3 किताबें लिखी थी। कौन कौन सी? भारत गाथा, सावित्री और महात्माएं, इन तीनों किताबों को इन्होंने रचना की थी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं संगीत के बारे में। तो संगीत में सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं अमीर खुसरो, मध्यकालीन भारत में, ठीक है। उन्होंने कव्वाली का उदय किया था। कव्वाली के बारे में आप सुना होगा, कई बार कव्वाली भी सुनी होगी। तो इसकी स्थापना किसने की? अमीर खुसरो जी ने, ठीक है। सितार का उन्होंने आविष्कार किया था। सितार क्या है? देखो, सितार जो है वो कुछ नहीं है, वीणा का एक छोटा रूप है, और जो फारसी में, ठीक है, फारसी में हम फारसी में एक किताब, एक चीज है जिसको आप कहते हैं तंबूरा, ठीक है। यानी कि वीणा भारत का और तंबूरा फारसी का, इन दोनों को जोड़ा और सितार की खोज की, यानी कि इन दोनों को मिला करके सितार बनाया, जिसमें दोनों के गुण होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, तो तानसेन, इनकी खोज इन्होंने की थी। अगले जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वो है तानसेन जी। तानसेन जी ने नए राग की स्थापना की और नए रागों की खोज कर दी, ठीक है। इनके जो नए राग कौन होते हैं, एक तो था मियाँ मल्हार और दूसरा थे मियाँ तोड़ी, तथा दरबार में सज्जन की श्रेणी की स्थापना की। उत्तर भारत के अंदर में, ठीक है, यह इतना ही था। उत्तर भारत में ध्रुपद शैली की खोज की गई, इसके द्वारा, राजा मानसिंह के द्वारा, ठीक है, ये अकबर के दरबार में थे। तो ध्रुपद शैली की खोज राजा मानसिंह के द्वारा की गई थी, ठीक है। सॉरी, खोज क्या कहूंगा, ये तो इन्होंने तो इसको ऊपर प्राण डाल दिया था, मतलब इसकी खोज की, इसको संरचना दिया था, ठीक है। तो ध्रुपद शैली सिंह के जरिए से चल रही थी। और दक्षिण भारत में जैन राग, ठीक है, जैन राग भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, ठीक है। दोस्तों आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं भीतरी चित्रकला के बारे में, ठीक है। चित्रकला के बारे में बात करें, भीतरी चित्रकला के बारे में, तो चित्रकला के माध्यम से हमें देखने को मिलता है, इसकी शुरुआत किसने, देखिए, शुरुआत जो थी चित्रकला की, वो भीतरी चित्रकला थी। भीतरी चित्रकला मतलब दीवार वगैरह पे चित्र करने की माध्यम, ठीक है, समझ गए। भीतरी मतलब दीवार के, इतना बस आपको याद रखना है, ठीक है। इल्तुतमिश की प्रशंसा शुरुआती दिनों में की जाती थी और उससे वो बहुत खुश होते थे, और इल्तुतमिश की प्रशंसा करने के कारण जब चित्र के माध्यम से इल्तुतमिश की प्रशंसा की जाती थी, उन्होंने इतने अच्छे काम किए, इतने अच्छे योगदान दिया, इतनी अच्छी संस्कृति दी, तो इससे क्या होता था कि राजा के ज्यादा खुश होने से राजा उन्हें क्या करती थी, अधिक सारा धन देती थी। धन संपदा, धन दौलत सब उन्हें मिलता था। जैसे शुरुआती दिनों में करते थे। इल्तुतमिश कौन थे? इल्तुतमिश दिल्ली सुल्तान थे, तो सुल्तान की रचना करने से, सुल्तान की प्रशंसा करने से इन्हें वाहवाही मिलती थी, इन्हें धन मिलता था, तो इनसे इनका काम चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ, मेहराब की जो दीवारें थी, मेहराब मतलब महल की दीवारों में, ठीक है, इन्होंने इसकी वर्णित करने लग गए, यानी कि चित्रों का प्रसार मेहराब की दीवारों में होने लग गया, ठीक है। हालांकि तरीके फिरोजशाही में हमें इस बात का पता चलता है कि जो महलों की दीवारों पर चित्रकला को जो करने का जो श्रेय था ना, इसको प्रतिबंधित कर दिया गया था, ठीक है, तुगलक के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसको प्रतिबंधित कर दिया गया था, ठीक। तो चित्रकला को एक नई दिशा मिलती है, ठीक है। हुमायूं के टाइम पे आप देखिए, चित्रकला में जितने भी व्यक्ति बनेंगे, इसमें हुमायूं, अकबर, उसके आगे के जो चित्र भी वंशज बनेंगे, इसमें इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होगा, ठीक है। तो क्या लोगों के कालों में ना हमें इतिहास देखने को मिलता है, ठीक है। हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार मुगल शासकों ने इसके ऊपर काफी विस्तार से काम किया, ठीक है। हुमायूं के टाइम पे जो हुमायूं जो थे, हुमायूं को की जानकारी मिलती है कि हुमायूं के टाइम पे 2 व्यक्ति थे, एक था सैयद अली और दूसरा था अब्दुल समद, ठीक है। इन्होंने इसकी शाही संरक्षा प्रदान की, इन्होंने शाही संरक्षण दिया और चित्रकला को एक नया रूप दिया, ठीक है। अकबर के टाइम में हमें हमजनामा जो होते हैं, इसकी पांडुलिपियों की व्याख्या की जाती है, ठीक है। और मुगल चित्रकला में 2 प्रमुख विशेषताएं होती है। पहला तो होता है कि दीवार की जो दरबार की जो मुख्य घटनाएं होती है ना, उसको आपको चित्रण करना है। दूसरा क्या होता है कि व्याख्यित व्यक्ति की चित्रण करना है, कि जिस व्यक्ति के ऊपर आप व्याख्या कर रहे हैं, यानी कि अकबर की अगर व्याख्या कर रहे हैं तो अकबर को ऐसे आप रिप्रेजेंट करेंगे एज ए गॉड, और
भगवान की तरह आप उसको प्रेजेंट करेंगे और उसके दरबार में आप जो होंगे, उसके दरबार में किस तरह की घटना होती है उस प्रकार को आप संबंधित वहां पे चित्रकला के रूप में डालेंगे। दूसरा होता है कि जैसे समझ गए, एक तो दरबार की घटना और दूसरा व्यक्तिगत फिर उसका जब जहांगीर का समय आता है तो इसी में परिवर्तन आता है कि पहले होता है रूप बादशाही, यानी कि जो रूप होगा वो तो होगा ही किसका, सुल्तान का। दूसरा क्या होगा, वनस्पति जो होती है ना, यानी कि प्राकृतिक चीजें, उनको प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। क्योंकि इसका मुख्य कारण ये होता है कि जैसे कि अगर आप हिंदू धर्म के ऊपर जाए तो यहाँ पे जो व्यक्तियों के साथ साथ क्या होता है, देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा हो जाती है। लेकिन इस्लाम के समय में क्या होता है कि ना तो देवी देवता की मूर्ति होगी, ना यहाँ पे कोई मंदिर जैसे सिंबल मिलेंगे। तो अब समझता है कि या तो ये प्रकृति वाली चीजों की चित्रकला करे, तो प्रकृति चित्रकला होती है, यही हमें मुस्लिम काल में, खास करके मुगल कालों में देखने को मिलता है, ठीक है। जितने भी मुस्लिम सुल्तान बनते हैं उसके टाइम पे हमें यही चीजें देखने को मिलती है कि वो प्राकृतिक पूजा की बहुत अच्छी चित्र को प्रस्तुत करते हैं, यानी कि प्राकृतिक चित्रों की मतलब पूजा करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं शाहजहां के काल में। तो शाहजहां के काल में प्रेम रोचक दृश्य देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे प्रेमी संबंधों की बात होती है, ठीक है। जब हम औरंगजेब के टाइम पे आ जाते हैं तो औरंगजेब टाइम पे क्या होता है, सैनिक अभियानों के बारे में हमें चर्चा मिलती है, ठीक है। सब होता है, चर्चाएं हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो किसी के भी काल में हो। तो हमें जो मुगल काल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्वर्णिम काल है चित्रकला का। इसके साथ साथ मुगल काल जो है वो वास्तुकला का भी एक स्वर्णिम काल हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम इसके ऊपर आगे चर्चा करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये इसका इंग्लिश वर्जन है, आप इसको पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही, ठीक है। अगर आपको चीजें पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को लाइक करें। अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो हिस्सा है वो है वास्तुकला का। तो वास्तुकला हमें देखने को भी मिलेगा, वो हमें अगले टॉपिक में हम देखेंगे, क्योंकि टॉपिक इतना विस्तृत है कि अगर हम टॉपिक को एक्सप्लेन करने जाए तो बहुत समय लग सकता है, इसलिए